Jai Hind doston. In the last video, the last two videos, we have covered the Mauryan period. That was a big chapter. So we have covered it in two volumes. ठीक है. So today we are going to start with post-Mauryan period. However, the post-Mauryan period would be completed in one go only. I think because as we have seen in the last video, there were around 60 plus questions. So we could be able to complete it in the one go. ठीक है. So without wasting our time, let's start with the first question of the post-Mauryan period. The first question says, which one of the following Indo-Greek rulers issued the lead coins? ठीक है. The lead is a metal. Lead coins. So it was Strato II. Strato II issued the lead coins. Strato II issued the lead coins. The tenure of this Indo-Greek ruler is considered from 25 BC to 10 AD. ठीक है. तो लेड कॉइन्स किसने इशू किया था? स्ट्रैटो सेकंड ने इशू किया था, जो इनका टेन्योर था 25 BC से लेके 10 AD तक था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिस्ट 1 with list 2. Match the following. So you have to match like list 1, Demetrius, Rudradaman, Gondopharens and Vim और Vim Cadphises. तो ये आपको बताना है कि कहाँ से बिलोंग करते थे. सो डेमेट्रियस वॉज फ्रॉम इंडो ग्रीक रीजन. ठीक है. रुद्रदामन वॉज अ साइथियन. गॉन्डफ्रॉन्स इज फ्रॉम पार्थियन एंड विम कैडफिसिस इज कुशान रूलर. ओके. सो इसमें से अगर एक दो भी पता है तो एलिमिनेट हो सकता है. लाइक विम कैडफिसिस यूजुअली पता होता है अगर हमने एक रीडिंग भी दे दी है, बिकॉज विम कैडफिसिस वॉज अ इम्पॉर्टेंट वन. देन रुद्रदामन वॉज अ इम्पॉर्टेंट ruler as well. We have studied the name at least in the last few chapters. Like in the Mauryan period, we have seen that in the Girnar inscription of Rudradaman, he basically क्या बोलेंगे उसको, recreated that canal, okay, lake. So he was an important ruler. So elimination techniques could work in such kind of questions. In the list, match the following questions. Next is both Sankarshan and Vasudev are depicted on the coins of which of the following ruler. तो संकर्षण और वसुदेव दोनों का डिपिक्शन किसके, कौन से रूलर के कॉइन्स पे आपको मिला है? तो ये मिला है अगाथोक्लस. I do not know again how to pronounce, but it is Agathocles. Agathocles was a Greco-Bactrian king who ruled around 190 to 180 BC. ठीक है. BC का आपको आइडिया होगा ना, उल्टा ये चलता है. तो 190 to 180 BC ये था. Then he held Paropamicid, which was a satrap between Bactrian and India. Okay. लिटिल इज़ नोन ऑफ हिम. मतलब इसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है. क्वेश्चन भी UPPCS मेंस में 2017 में आया था, तो रिपीट भी आई थिंक ये नहीं हुआ है. देख लेते हैं आगे. बट सो मच ऑफ हिम उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है. ही वॉज द फर्स्ट ग्रेको-बैक्ट्रियन रूलर टू इंट्रोड्यूस द बायलिंगुअल लेजेंड्स ऑन हिज कॉइन. हाँ, ये इसके लिए जाना जाता है कि वो पहला बैक्ट्रियन रूलर था, ग्रेको-बैक्ट्रियन, जो कि बायलिंगुअल लेजेंड्स जिसके कॉइन्स पे मिले थे, प्राइमरीली ग्रीक में भी और ब्राह्मी में भी. तो ये एक फैक्ट हो सकता है कि पहला ऐसा ग्रेको-बैक्ट्रियन या पहला ऐसा रूलर जो ग्रेको-बैक्ट्रियन है वो कौन है जिसने अपनी कॉइन्स पे बायलिंगुअल फॉर्म में मेंशन किया हुआ है. तो कौन सी बायलिंगुअल हो गया? ग्रीक एंड ब्राह्मी. So he introduced the silver coins on which both Sankarshan, that is Balram, and Vasudev were depicted. ठीक है. तो उसने सिल्वर कॉइन्स किए थे. संकर्षण किसको बोलते हैं? बलराम को, या हलधर या बलदेव, जो बड़े भाई थे इनके, कृष्ण के. तो उन दोनों का डिपिक्शन उनके कॉइन्स पे मिलेगा. नाम देख लीजिए एक बार फिर से, एगैथोक्लस. इफ देर इज सम अदर प्रोनाउंसिएशन एज वेल देन we can see that. Then who among the following was not contemporary of the other three? ठीक है. अब देखो ये आपकी पुरानी जो मेमोरी है यहाँ से पता चलेगी. ठीक है. बिम्बिसार, कौन थे बिम्बिसार? ही वॉज द फाउंडर ऑफ मगध एम्पायर, हर्यक डिनेस्टी. गौतम बुद्ध, ये इनके कंटेम्प्रेरी थे. उसके बाद हमने दो और कंटेम्प्रेरी पढ़े थे अगर आपको याद हो तो, चंड प्रद्योत, जिनके कोर्ट में बिम्बिसार ने अपने डॉक्टर या फिर राजवैद्य को भेजा था. उनका नाम क्या था? जीवक. So
देन कम्स मिलिंद एंड प्रसन्नजीत। देखिए मिलिंद के बारे में अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है, मिलिंद पानो, ठीक है, तो ये बाद में हुए थे बेसिकली। देन प्रसन्नजीत, प्रसन्नजीत तो जो थे ये बिम्बिसार और बुद्ध के कंटेम्प्रेरी थे। एक बार एक्सप्लेनेशन में और देख लेते हैं। बिम्बिसार वॉज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ मगध एम्पायर एज आई टोल्ड यू, who was related to Haryak dynasty again. देखिए रिविजन हो रहा है यहाँ से हमारा। प्रसेनजीत was the ruler of कोशल महाजनपद and he was also contemporary of Mahatma Buddha. Gautam Buddha pioneered the Buddhism. Milind was better known as Menander or Menander and he was an Indo-Greek ruler in the North India. His tenure was 155 or 165 to 130 BC. Thus, Bimbisar, Buddha, Prasenjit were contemporary except the Milind. ठीक है? Next is the earliest specimen of Kavya style is found in the inscription of. तो सबसे earliest जो specimen मिले हैं of काव्य टाइप वो कहाँ मिले हैं? वो मिले हैं रुद्रदामन of काठियावाड़ में, या जूनागढ़ inscription जिसको बोलते हैं। जूनागढ़ inscription of रुद्रदामन 130 to 150 AD has been found at गिरनार। इसको गिरनार भी inscription भी बोलते हैं। तो रुद्रदामन inscription written in ब्राह्मी स्क्रिप्ट कौन से उसमें थे? तो ये स्क्रिप्ट देख लीजिएगा, दिस इज ब्राह्मी स्क्रिप्ट। देन was the earliest ever inscription written in perfect Sanskrit language. The earliest specimen of Kavya style is found in this inscription. ठीक है? Next is which inscription tells about the various achievements of रुद्रदामन। तो इनमें से कौन सा inscription है जो रुद्रदामन के अचीवमेंट्स को बताता है? अगेन अभी जस्ट हमने पढ़ा, जूनागढ़ हो सकता है, गिरनार के नाम से भी आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ठीक है? नेक्स्ट इज देख लेते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन में भी कुछ एक्स्ट्रा मिल सकता है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रिटन इन संस्कृत डेटेड अप्रॉक्स 150 AD क्रेडिट्स रुद्रदामन फर्स्ट फॉर सपोर्टिंग द कल्चरल आर्ट्स एंड संस्कृत लिटरेचर एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द डैम बिल्ट बाय द मौर्याज। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? डैम, मैंने शायद कैनाल बोल दिया था ऊपर में भी, आई थिंक लेक था, देयर वाज अ लेक विच ही रिकंस्ट्रक्टेड। एनीवेज, तो इनफैक्ट ही repaired the embankments, हाँ, Lake Sudarshan, okay. He repaired the embankments of Lake Sudarshan, which was constructed by Mauryas or for checking floods. The Junagadh rock also contains inscription of Ashoka with 14 edicts of Ashoka, Rudradaman 1 and Skandgupta. ठीक है? Next is who renovated the Sudarshan lake without using forced labor. तो एक और फैक्ट इसमें जुड़ गया, हमको ये तो अभी तक पता चल गया था कि रिनोवेट किसने किया था। ठीक, तो रिनोवेट तो किया था रुद्रदामन ने, और ओरिजिनली आपको याद है किसने बनवाया था इसको? इसको बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको बनवाया था ओरिजिनली, एंड इसको रिनोवेट किया था रुद्रदामन ने। लेकिन एक और यहाँ से फैक्ट हमको पता चलता है कि इसको विदाउट फोर्स्ड लेबर बनवाया गया था। मतलब फोर्स्ड लेबर उस टाइम पे, एक्चुअली फोर्स्ड लेबर वाज इन रेगुलर रूटीन में फोर्स्ड लेबर काम करते थे, ऐसा कोई लॉ नहीं था कि नहीं करेंगे। बट ये जो लेक बनी थी, जो रिकंस्ट्रक्ट कराई गई थी, इट वॉज विदाउट द यूज ऑफ फोर्स्ड लेबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 कॉइन्स ऑफ किंग मेनांडर हैव बीन फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। तो ये मिली है बैराट से। 16 कॉइन्स ऑफ किंग मेनांडर ये मिली है कहाँ से आपको? बैराट से। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स इन द नदर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वर इशूड बाय। देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था अभी? लेड कॉइन्स, वो किसने की थी? स्ट्रैबो सेकेंड, आई गेस, या स्ट्रैटो सेकेंड, सॉरी। एंड इसके बाद हमने देखा कि मेनांडर के नाम से जो 16 कॉइन्स थी वो कहाँ से मिली? बैराट से मिली है। साथ ही साथ हम देखेंगे लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स जो हैं नदर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, वो किसने इशू किए थे? तो वो कुषाण ने इशू किए थे। ठीक है, तो गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय इंडो ग्रीक किंग्स इन द नदर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, वाइल कुषाण रूलर मेड इट मोर पॉपुलर एंड स्टडी। ठीक, तो देखो गोल्ड कॉइन्स के बारे में भी एक डाउट आता है कि किसने इशू किया था। तो याद रखिएगा, इशू तो सबसे ज़्यादा किए थे, मतलब इशू किए थे इंडो ग्रीक्स ने, लेकिन उसको जो चलन में लाया था बेसिकली पॉपुलर, और उसको जो स्टडी बनाया था वो किसने बनाया था? कुषाण ने बनाया था।
तो कुशान रूलर्स हैव सर्कुलेटेड बोथ गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स वास्टली। तो उन्होंने किस पर काम किया था सबसे ज़्यादा? गोल्ड और कॉपर कॉइन्स पे। नेक्स्ट, बुद्धा इज डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ। बुद्धा किसके कॉइन्स पे डिपिक्टेड है? तो कनिष्क के कॉइन्स पे डिपिक्टेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स इज क्रेडिटेड टू हैव इशूड गोल्ड कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम? तो फर्स्ट टाइम जो गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे वो किसने किए थे? विम कैडफिसिस ने, जो कि कौन था? कुशान रूलर था। ठीक है, ये सारे कुशान रूलर हैं, बट जो अगर रूलर की बात करेंगे जिसने इशू किए थे गोल्ड कॉइन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज विम कैडफिसिस। इसीलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि विम कैडफिसिस जो है वो एक पॉपुलर नेम है, वो हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो इंडो ग्रीक रूलर्स हैव मेड गोल्ड कॉइन्स पॉपुलर, विम कैडफिसिस वाज द फर्स्ट कुशान रूलर हु इशूड द गोल्ड कॉइन्स। यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है मुझे। यहाँ हम देख रहे हैं दैट गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय इंडो ग्रीक किंग्स इन द नदर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, बट कुशान रूलर्स मेक इट पॉपुलर एंड स्टडी। यहाँ दे आर गिविंग ऑल द इंडो ग्रीक रूलर्स मेड गोल्ड कॉइन्स पॉपुलर, विम कैडफिसिस वाज द फर्स्ट कुशान रूलर हु इशूड द गोल्ड कॉइन्स। अमंग द कुशान ही वाज द फर्स्ट रूलर आई गेस, एंड but they were famously issued by Indo Greeks. But I'll check this fact and let you know. ठीक है, this is question number 12. I'll mark it. I'll check this fact and let you know. And if any one of you is clear about it, please comment in the comment box, because no wrong information should be given. So just जितना मुझे पता है, Indo Greeks were the one who issued them, and Kushans have have spreaded the use. तो एक बार चेक कर लेंगे इसको। अगर किसी को इसके बारे में श्योरली पता है, एविडेंटली पता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं पता है देन आई लेट यू नो इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द गोल्ड कॉइन्स फॉर रेगुलर यूज इन इंडिया? तो विम कैडफिसिस अगेन। कुशान एम्परर विम कैडफिसिस वाज द फादर ऑफ कनिष्क वन। He has introduced the gold coins for regular use in India, and he is known as the first king who introduced gold coins, while Kujul Cadphises circulated the copper coins. तो ये पहले हैं जिनको गोल्ड कॉइन्स के लिए जाना जाता है, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जबकि जो कुजुल कैडफिसेस थे ही सर्कुलेटेड द कॉपर कॉइन्स। ओके, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन्स ऑन अ लार्ज स्केल? अगेन देखिए, विम कैडफिसेस का नाम तो याद रखना है, ये फैक्ट गलत नहीं है, इन्होंने लार्ज स्केल पे किया था, एंड ही वॉज द फर्स्ट कुशान रूलर ऑल्सो जिन्होंने किया था। लेकिन सबसे पहले इंट्रोड्यूस जो किया था वो आई थिंक इंडो ग्रीक्स ने किया था। स्टिल वी विल कन्फर्म इट। विच गॉड इज फाउंड डिपिक्टेड ऑन योद्धे कॉइन्स? सो कार्तिकेय is found depicted on Yodhe coins. There are several varieties of Yodhe copper coins depicting a standing figure of six-headed god Kartikeya along with a peacock on the right, found during the reign of Kushan ruler. The evidence of Yodhe coins are found from Puranas, Ashtadhyayi, that is Panini's Ashtadhyayi, etc. ठीक है, तो योद्धे कॉइन्स पर किसके बारे में लिखा हुआ है, किसको डिपिक्ट किया हुआ है? कार्तिकेय जी को, जिनके 6 सर हैं, 6 हेडेड है वो, और उनके एक राइट साइड में क्या है? पीकॉक है। और ये कब मिला है ये कॉइन्स, किस टाइम पे? तो ये मिली है कुशान रूलर के टाइम पे। व्हाट इज़ द डेट ऑफ सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्क? सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्क, क्या उसका क्या टाइम पीरियड है? तो ये है 81 AD। The date of Buddha inscription of Sarnath, which belonged to Kanishk, is dated 81 AD. This inscription was established after 3 years of Kanishk coronation. ठीक है, तो कनिष्क के कोरोनेशन के 3 साल बाद, मतलब 78 में उनका कोरोनेशन हुआ था, उसके 3 साल बाद ये जो इंस्क्रिप्शन है वो लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इज in which year the coronation of Kushan king Kanishk was held? तो it was in 78 AD. ठीक है, 78 AD. The date of Kanishk coronation is very controversial. Considering this problem, 2 international conventions were held in London in 1913 and 1960. देखिए, इतने इम्पोर्टेंस थी इस चीज़ की कि इसके लिए दो कन्वेंशंस भी हुई थी लंदन में। One was in 1913, another was in 1960.
सेकेंड कन्वेंशन में कॉमन कंसेंट पे सारे लोग पहुंचते हैं और बोलते हैं कि 78 एडी जो है उसको हम मानेंगे कुषाण के कोरोनेशन का पीरियड, एंड इसी के साथ इसको माना गया द बिगिनिंग ऑफ शक संवत। ठीक है, शक संवत जो ऑफिशियल हम कैलेंडर में यूज़ करते हैं उसको शक संवत का बिगिनिंग माना गया। शक संवत क्यों? ये लोग शक तो नहीं थे, क्योंकि इन्होंने शकों को हराया था इसलिए। ठीक है ना। व्हेन वाज शक संवत इनिशिएटेड? तो अगेन 78 एडी आपको याद रखना है। According to the Jaina text, the successor of Vikramaditya 57 BC was defeated by Shak in the 135 Vikram Samvat. To celebrate this victory, Shak started a new calendar called Shak Samvat. Hence, it begins from 135 minus 57, that is equal to 78 AD. और बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि कनिष्क वॉज द ओरिजिनेटर, ऑल दो आपने देखा कि इसके लिए कन्वेंशन भी हो चुकी है, तो कोई श्योर नहीं है, अपने अपने हिस्टोरियंस अपने हिसाब से बोलते हैं। बट 78 एडी को हमने ये माना है कि इस टाइम पे कनिष्क का कोरोनेशन हुआ था, एंड इसी को हमने अपना शक संवत भी एडॉप्ट किया। नेक्स्ट इज हाउ मच इज द ईयर डिफरेंस बिटवीन द शक संवत एंड विक्रम संवत? तो कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में? दोनों के बीच में 135 ईयर्स का डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि जो विक्रम संवत है वो 57 BC है, और जो शक संवत है वो क्या है? वो है 78 BC। ठीक है, तो 78 इधर का और इससे पीछे चले जाइए। Currently for date and year, Gregorian calendar is being used, which is internationally used civil calendar. In order to get Vikram Samvat 57 BC, 57 is to be added in the current calendar, and to get the Shak Samvat 78. 78 is to be subtracted from the current calendar. Hence, Vikram Samvat जो है that is 2019 plus 57, तो ये तो हो जाएगा 2076, तो ये तो विक्रम संवत के हिसाब से हो गया। और अगर आपको शक संवत निकालना है तो 2019 माइनस 78 आप करोगे तो 1941, तो इसीलिए जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 135 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट, चैत्र 1 of the national calendar based on the Shak era corresponds to which of the following dates of the Gregorian calendar in a normal year of 365 days? ठीक है, this is a question of IAS Pre 2014. So answer is 22nd of March, या कभी कभी 21st of March भी हो जाता है, मतलब 21 या 22, जनरली 22nd होता है, और लीप ईयर में भी इट इज 21st। नेक्स्ट, Chaitra is the first month of the Indian national calendar. The dates of the national calendar match with Gregorian calendar prominently. Generally, Chaitra starts from 22nd of March, while from 21st of March in a leap year. When was Vikram Samvat started? 57 BC. The other name of Vikram Samvat is Krit Samvat or Malav Samvat. There is a difference of 470 years between the salvation of Mahavira and Vikram Samvat in Jain holy text. Salvation date of Mahavira is 527 BC. So the starting date of Vikram Samvat is 527 minus 470 is equal to 57. ठीक है, next, which of the following will be the year of Shak Samvat in December 2009? तो 2009 में शक संवत देखेंगे तो क्या होगा? माइनस 78 आपको करना होगा, तो ये हो जाएगा 1931। Consider the following names of contemporaries of Kanishka and select the correct answer from the quotes given below. अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास, कंबन। ठीक है, तो आपको बताना है कि यू हैव टू कंसिडर द फॉलोइंग नेम्स ऑफ कंटेम्प्रेरीज ऑफ कनिष्का। ओके, तो अश्वघोष एंड कालिदास। अश्वघोष वॉज द पोएट लॉरिएट ऑफ कनिष्का, जिनके मेजर कॉम्पोजिशंस क्या थे? सौंदरानंद, बुद्धचरित एंड सारीपुत्र प्रकारण। वसुमित्र वॉज ऑल्सो अ डिपेंडेंट पोएट ऑफ कनिष्का who headed the fourth Buddhist council, while Kalidas was related to
गुप्ता पीरियड एंड कंबन वॉज ऑफ द 12th सेंचुरी. ठीक है, सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, दैट इज 1 एंड 2. नेक्स्ट, अश्वघोष वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ. तो अभी हमने देखा किसके कंटेम्प्रेरी थे, कनिष्क के. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ कनिष्क. सो दिस वॉज पतंजलि. पतंजलि वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ कनिष्क. अश्वघोष, चरक एंड नागार्जुन वॉर. पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, Charak, Mathara. They were the scholars in the court of Kanishk. Charak is known as the court physician of Kanishk. However, Maharshi Patanjali belonged to Shung period and was the author of Mahabhashya. ठीक है, तो जो महर्षि पतंजलि हैं वो शुंग पीरियड के हैं. Which of the following did not adorn the court of Kanishk first? तो इसमें से कनिष्क फर्स्ट का कोर्ट किसने नहीं, कौन नहीं थे कनिष्क फर्स्ट के कोर्ट में, तो ये थे आपके विशाख दत्त. विशाख दत्त नहीं थे. अभी हमने देखा ऊपर कौन कौन थे, तो उनमें से आपको विशाख दत्त का नाम नहीं मिलेगा. वसुमित्र थे, नागार्जुन, अश्वघोष, चरक, मथारा और पार्श, ये 6 लोग थे. विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट मेंशन्ड इन द रबतक इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्क. तो इनमें से कौन सी सिटीज मेंशन नहीं है, श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा. तो श्रावस्ती मेंशन नहीं है. रबतक इंस्क्रिप्शन वर फाउंड इन द ईयर 1993 फ्रॉम रबतक नियर सुर्ख कोटाल, अफगानिस्तान. दे वर रिटन इन ग्रीक स्क्रिप्ट and Bactrian language and belong to the ruler of Kushan dynasty, Kanishk. There are 4 names of cities inscribed on it, namely Saket, Kaushambi, Patliputra and Champa. श्रावस्ती का नाम उस पर इंस्क्राइब नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग आयुर्वेदाचार्यज वॉज एडुकेटेड एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी. तो चरक और जीवक दोनों ही तक्षशिला से पढ़े थे, इसलिए इसका आंसर दोनों ही होगा, सी एंड डी. ठीक है. सुश्रुत नहीं थे, वाग्भट नहीं थे. तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज द जंक्शन वेयर स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज मेट ईच अदर एंड एक्सचेंज देयर नॉलेज. कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, आयुर्वेदाचार्य चरक, किंग प्रसेनजीत ऑफ कोसल, आयुर्वेदाचार्य जीवक ऑफ बिम्बिसार, वसुबंधु, चाणक्य, ये लोग तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़े थे. सो बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट. नेक्स्ट, द एंसेस्टर्स ऑफ शुंगास ओरिजिनेटेड फ्रॉम. तो शुंगास के एंसेस्टर्स कहाँ से ओरिजिनेट हुए थे, तो ये ओरिजिनेट हुए थे उज्जैन से. ठीक है. लास्ट रूलर जो थे इस डिनेस्टी के वो थे देवभूति, जिनको उन्हीं के मिनिस्टर अमात्य वसुदेव कर्ण ने मार दिया था. विच डिनेस्टी रूल्ड ओवर इंडिया आफ्टर द शुंग डिनेस्टी. तो जैसे ही हमने देखा कि देवभूति लास्ट थे, उनको किसने मारा, कर्ण ने मारा. तो कर्ण डिनेस्टी जो है वो नेक्स्ट डिनेस्टी बनी आफ्टर द शुंग. द लास्ट रूलर ऑफ शुंग एम्परर्स वॉज देवभूति. ही वॉज किल्ड बाय हिज मिनिस्टर वसुदेव कर्ण. द शुंग डिनेस्टी वॉज देन रिप्लेस्ड बाय सब्सिक्वेंट कर्ण. दे वर ऑल्सो ब्राह्मण लाइक शुंग. ठीक है. तो कर्ण कौन थे, दे वर ऑल्सो ब्राह्मण्स. शुंग्स वर ऑल्सो ब्राह्मण्स. तो ये पूछ सकते हैं कि ये क्षत्रिय डिनेस्टी को बिलोंग करते थे, तो नहीं करते थे. ब्राह्मण शुंग भी थे और कर्ण भी थे. हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इज स्टेटेड एज अ प्रोटेक्टर ऑफ वर्ण सिस्टम. तो गौतमीपुत्र सतकर्णी को बोला जाता है एज द प्रोटेक्टर ऑफ वर्ण सिस्टम. गौतमीपुत्र सतकर्णी वॉज पेट्रन ऑफ ब्राह्मणिज्म. He did not permit intercaste marriage among the people of the established 4 varnas and stopped cross breeding. ठीक है. तो इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की परमिशन भी मना कर दी थी एंड क्रॉस ब्रीडिंग को भी इन्होंने मना किया था. दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड एज प्रोटेक्टर ऑफ द वर्ण सिस्टम. विच डिनेस्टी वॉज मोस्ट पावरफुल आफ्टर द मौर्य इन सदर्न इंडिया. तो मौर्य के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो पावरफुल डिनेस्टी उभर के आई थी वो थी सातवाहन. पल्लव, चोल, चालुक्य, they were different. Satvahan dynasty was the most powerful after the Mauryan in the south. According to Puranas, Sindhuk, Simuk या शिप्रक, इनमें से कुछ भी नाम आप ले, ज़्यादातर आप पढ़ेंगे सिमुक. ठीक है. तो he was the founder of this dynasty.
ही एस्टेब्लिश द सातवाहन डायनेस्टी आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ कर्ण किंग सुशर्मा। ठीक है, तो हमने अगर अभी फिर से क्रोनोलॉजी याद करें तो हर्यक डायनेस्टी, उसके बाद कौन सी थी, शिशुनाग डायनेस्टी, देन नंद डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी, देन कण्व डायनेस्टी, एंड देन केम सातवाहन्स, है ना, या देन केम सातवाहन्स, और आंध्रास भी बोलते थे इनको। ठीक है, तो इतनी अभी हम हर्यक हमने पढ़ा, देन शिशुनाग पढ़ा, नंद डायनेस्टी के क्वेश्चंस पढ़े, मौर्यन डायनेस्टी कंप्लीट किया, ये हम पोस्ट मौर्यन अभी पढ़ रहे हैं, तो इसमें शुंग आ गए, कण्व आ गए, और सातवाहन अभी चल रहे हैं। 4 5 5 6 7, सेवेंथ डायनेस्टी हम पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये था सिमुक जो थे उन्होंने सातवाहन डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था, एंड ही असैसिनेटेड द कर्ण किंग। नेक्स्ट, सिमुक वाज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सातवाहन अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 मैच करना है हमको। शुंग की जो कैपिटल थी, देन सातवाहन्स उनकी कैपिटल क्या थी, कदम्ब और चंदेल। ठीक है, देखिए यहाँ से थोड़ा सा एलिमिनेशन फिर से लगाइए। सातवाहन कौन थे, आंध्रास को बोलते थे सातवाहन, मतलब साउथ इंडियन जो डायनेस्टी थी, इंपॉर्टेंट डायनेस्टी। ठीक है, तो इनका था पैठान। शुंग मगध का ही टाइम का था, तो इनकी कौन सी होगी, पाटलिपुत्र। कदम चलिए मानते हैं, नहीं पता आपको। चंदेल, चंदेलास कहाँ के थे, एमपी यूपी टाइप रीजन वाला, तो महोबा या महोदय नगर भी बोलते थे इनको। ठीक है, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स। देन कदम्ब, कदम्ब का क्या रह गया फिर, बनवासी। ठीक, तो अगेन एलिमिनेशन टेक्निक से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जल्दी। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। शुंग इज पाटलिपुत्र, सातवाहन इज पैठान और प्रतिष्ठान, कदम्ब इज बनवासी, एंड चंदेला महोबा। Which Chinese general had defeated the Kanishk? Okay, they're asking ऐसा कौन सा चाइनीज जनरल था जिसने कनिष्क को डिफीट कर दिया। कनिष्क was a great ruler, and who defeated, which Chinese ruler defeated Kanishka? So he was Pan Chao. Actually accent ऐसे ही निकलता है ना, Pan Chao. So according to Chinese text, between 73 to 94 AD, Kanishk requested to marry Princess Han. Okay. सो चाइनीज़ टेक्स्ट के हिसाब से जो चाइना में लिखे गए, वहाँ पे लिखा है कि कनिष्क ने रिक्वेस्ट किया था कि उनको प्रिंसेस हेन से शादी करनी है, लेकिन उनको मना कर दिया गया। तो उनको गुस्सा आ गया, एंड दे मार्च्ड, और कहाँ पर मार्च किया, पांचाओ पे विद द फोर्स, लेकिन बहुत ही छोटी चाइनीज़ फोर्स से ये डिफीट हो गए, ऐसा चाइनीज़ लिटरेचर्स में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी empire was expanded even outside of India? So Kushan dynasty was expanded even outside of India. The border of empire of Kanishk, Kushan dynasty, was spread outside of India. Kanishk was a great ruler of Kushan dynasty, whose empire was expanded over northern Turpan of China and Kashmir to Vindhya Hills south, northern Afghanistan to eastern UP and Bihar. ठीक है, next. द इंस्टीट्यूशन ऑफ चाइल्ड मैरिज स्टार्टेड इन विच पीरियड। अब ये पूछ रहे हैं चाइल्ड मैरिज कौन से पीरियड में स्टार्ट हुई। इससे पहले हमने चाइल्ड मैरिज के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब ये स्टार्ट हुई है कुषाण पीरियड में, बिकॉज वी हैव रेड मौर्यन, गुप्ता हम आगे पढ़ेंगे, हर्षवर्धन भी आगे पढ़ेंगे, तो अभी हम पढ़ रहे हैं कुषाण, तो कुषाण पीरियड में स्टार्ट हुई है। द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज स्टार्टेड इन द कुषाण पीरियड, द फर्स्ट सेंचुरी। द एबॉलिशन ऑफ उपनयन इन फीमेल्स एंड द कस्टम ऑफ चाइल्ड मैरिज ब्रॉट देम टू द लोएस्ट स्टेज ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो दो चीज़ और हुई यहाँ पे, फीमेल की पोजीशन थोड़ी सी डाउनग्रेड हुई। कैसे पता चलता है कि जो उपनयन संस्कार होता है, बहुत सारे लोगों को आप में से पता होगा, जनेऊ संस्कार भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो पहले ये महिलाओं के लिए भी होता होगा, तभी लिखा हुआ है कि उपनयन संस्कार महिलाओं के लिए रोक दिया गया। तो ये बोल रहे हैं उपनयन संस्कार जो था वो सिर्फ और सिर्फ अब किसके लिए रह गया, मेल के लिए रह गया, क्योंकि यहाँ से एबॉलिशन हो गया फीमेल्स के लिए। साथ ही साथ चाइल्ड मैरिज भी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये दोनों की वजह से जो फीमेल की जो पोजीशन थी वो बिल्कुल ही डाउनग्रेड हो गई। द एज बिटवीन 8 to 10 years वॉज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर गर्ल मैरिज।
तो बोला जाता था कि भाई अगर बच्ची जो है, स्पेसिफिकली गर्ल की बात हो रही है, 8 से 10 साल की उम्र जो है वो उसके लिए बेस्ट है टू गेट मैरिड. ठीक है. तो दिस वॉज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कनिष्क और कुषाण, बेसिकली कुषाण डिनेस्टी. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड. तो करेक्टली मैच आपको बताना है. हरप्पन सिविलाइजेशन में पेंटेड ग्रे वेयर मिलते थे. उसके बाद ये बोल रहे हैं कि कुषाण के टाइम पे गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट शुरू था. हाँ, दिस इज़ ट्रू. गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, स्पेसिफिकली गांधारा जो आजकल आप देखते हैं कि बुद्ध जी के घुंघराले बाल हैं या हेलेनिस्टिक जो कैरेक्टर्स दिए हुए हैं वो गांधारा आर्ट से आए थे. जो आज जो बुद्ध जी जो मूर्ति के फॉर्म में जो पूजे जा रहे हैं या सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ जो अवेलेबल हैं वो बुद्ध की हैं. बट ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ आइडल वर्शिप. ठीक है. बट सबसे ज़्यादा आइडल्स भी उन्हीं की बनी. और ये कब से शुरू हुआ? दिस स्टार्टेड फ्रॉम कुषाण पीरियड, स्पेसिफिकली कनिष्क पीरियड. ठीक है. और क्योंकि उसी टाइम पे गांधारा आर्ट स्टार्ट हुई. गांधारा आर्ट में ग्रे स्टोन का यूज़ किया जाने लगा. जबकि जो मथुरा आर्ट था वो भी ऑलमोस्ट कंटेम्प्रेरी पीरियड में ही स्टार्ट हुआ. सबसे पहले कहाँ कौन सा स्टार्ट हुआ है कहना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज एविडेंसेस ऑलमोस्ट सिमिलर पीरियड के मिलते हैं. बट जो मथुरा आर्ट है उसमें रेड सैंडस्टोन का यूज़ हुआ था. इस तरीके से डिफ्रेंशिएट हो सकता है. और जो गांधारा आर्ट है वहाँ पे ग्रे सैंडस्टोन का यूज़ हुआ था. ठीक है. तो डिफरेंसेस बाकी आपने अपने स्टैटिक पोर्शन में पढ़े ही होंगे. यू माइट बी नोइंग इट वेल, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन कि मथुरा आर्ट जो होता था वो थोड़ा सा कम आर्टिस्टिक कैरेक्टर्स थोड़े कम थे. मतलब नॉर्मली फोकस होता था कि हाँ वी आर शोइंग द फेस ऑफ बुद्धा इन अ वेरी नॉर्मल वे. बट जो गांधारा आर्ट था उसमें थोड़ा हेलेनिस्टिक कैरेक्टर लेके आए थे. ऑरा वगैरह दिखाने लगे थे. पीछे एक ऑरा क्रिएट हो रहा है, उनके घुंघराले बाल हैं, ही इज़ द फेशियल एक्सप्रेशंस आर वेरी मच डॉन्टिंग. तो ये कुछ डिफरेंसेस थे मथुरा और गांधारा आर्ट में. मेजर डिफरेंसेस की मैं बात कर रही हूँ. माइनर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इनमें, बट मेजर डिफरेंसेस ये थे कि आप इजीली अगर आपको बोला जाए तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि मथुरा जो आर्ट दिखेगी वो आपको रेड सैंडस्टोन की दिख जाएगी और जो गांधारा आर्ट दिखेगी वो आपको ग्रे स्टोन का दिखेगा. ठीक है. एनीवेज यहाँ पे टॉपिक दूसरा था. कुषाणास के टाइम पे गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट शुरू हुआ था. ट्रू. मुगल्स के टाइम पे अजंता पेंटिंग आई? नहीं. मराठास के टाइम पे नहीं. मराठास के टाइम पे पहाड़ी आएगी हिमाचल के साइड में. ठीक है. देन पेंटेड ग्रे वेयर नहीं थे आईवीसी के टाइम पे. बेसिकली ब्लैक एंड रेड वेयर यूज़ होता था. तो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो था वो डेवलप हुआ था कुषाण पीरियड के टाइम पे. गांधारा एंड मथुरा स्टाइल पे बेस्ड था वो. दे वर प्रोवाइडेड एडिक्वेट एनकरेजमेंट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम कनिष्क. गांधारा जो था वो इन्फ्लुएंस था ग्रीक आर्टिस्ट से. रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर नॉट करेक्टली मैच्ड. ठीक है. नेक्स्ट इज आर्ट ऑफ गांधारा स्टाइल फ्लरिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ. तो ईजी हो गया हमारे लिए, कुषाण के टाइम पे हुआ था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. अगेन देखिए अब मेटल ऑफ कॉइन की बात हो रही है. किस रूलर के टाइम पे या किस डिनेस्टी के टाइम पे कौन सा मेटल यूज़ हुआ है कॉइन में सबसे ज़्यादा. तो नॉट करेक्टली मैच बताना है आपको. देखिए कुषाण के टाइम पे गोल्ड और कॉपर हमने अभी पढ़ा था. विम कैटफिसेस ने गोल्ड और उसके बाद कुजुल कैटफिसेस आई थिंक उन्होंने कॉपर यूज़ किया था सबसे ज़्यादा, मतलब सर्कुलेट किया था. गुप्ता के टाइम पे गोल्ड हुआ था, आगे पढ़ेंगे हम. सिल्वर भी हुआ था. सातवाहनास के टाइम पे गोल्ड नहीं था बहुत ज़्यादा. कल्चुरीज फिर ये सही हो ही जाएगा. कल्चुरीज के टाइम पे गोल्ड सिल्वर कॉपर था. तो सातवाहनास में देख लेते हैं. दे हैव अ यूनिक इंडिकेशन. दे इशूड पंच मार्क कॉइन्स. ठीक है. तो इन्होंने क्या यूज़ किया था? पंच मार्क्ड कॉइन्स यूज़ किए थे. किस में बने थे वो? लेड, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड सिल्वर. लेकिन गोल्ड में नहीं थे. दस ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्टली मैच्ड है एंड रेस्ट ऑफ द अदर ऑप्शंस आर करेक्टली मैच्ड विद देयर डिनेस्टीज. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड. अगेन नासिक, हाथी गुम्फा, भीतरी और गिरनार. देखिए कुछ चीज़ें यहाँ से अगेन एलिमिनेट हो जाएंगी. हाथी गुम्फा हम पढ़ चुके हैं अभी तक. ठीक है. हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा. देन नासिक, भीतरी और गिरनार. ठीक है. किससे रिलेटेड है बेसिकली ये पूछ रहे हैं. तो इसका आंसर होगा सी. भीतरी जो है वो पुलकेशिन 2 से रिलेटेड नहीं है. भीतरी कहाँ पर है? भीतरी है यूपी में.
ठीक है, यूपी में है। और कुछ एक मिनट इसके एक्सप्लेनेशन में ही हम देख लेते हैं अच्छे से। इट गिव्स रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्कंदगुप्त। ठीक है, तो स्कंदगुप्त के बारे में यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है, ना कि पुलकेशिन सेकंड के। स्कंदगुप्त वॉज अ रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर। ऐहोल इंस्क्रिप्शन, जो कि ऐहोल कर्नाटका में मिला है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट पुलकेशिन किंग, सॉरी चालुक्यन किंग पुलकेशिन टू। पुलकेशिन टू के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ऐहोल से मिल रही है, और बाकी जो भीतरी से जो मिल रहा है वो मिल रहा है किसका, स्कंदगुप्त का। ठीक है, नासिक से गौतमीपुत्र सातकर्णी का मिलता है। हाथी गुम्फा जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ से खारवेल के बारे में पता चलता है, एंड गिरनार से जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से रुद्रदामन के बारे में। ठीक है, देन बामियान ऑफ अफगानिस्तान वॉज फेमस फॉर, तो ये कंटेम्प्रेरी टाइम्स में भी फेमस था। अभी बुद्धा स्टैचू के लिए जो हमने देखा था कि इसको स्टैचू को बिकॉज ऑफ सम अटैक्स एंड ऑल तोड़ दिया गया था, बाद में उसका एक होलोग्राम स्टार्ट किया था वहाँ पर फ्यू ईयर्स बैक आई गेस। तो बामियान अफगानिस्तान जो था बुद्धा की स्टैचू के लिए फेमस था, विच वर कंस्ट्रक्टेड बाय कटिंग द हिल्स ऑफ बामियान, बट तालिबान ने उस स्टैचूज़ को डिस्ट्रॉय किया था, एंड आफ्टर दैट अभी उसका एक होलोग्राम कुछ सालों पहले स्टार्ट किया गया था। द आर्ट स्टाइल विच कंबाइंस इंडियन एंड ग्रीक फीचर इज कॉल्ड, तो इंडियन और ग्रीक फीचर वाली आर्ट को क्या बोला गया है, गांधारा आर्ट बोला गया है। Gandhara is noted for distinctive Gandhara style of Buddhist art, which was developed from the merger of Greek, Syrian, Persian, and Indian artistic influences. It flourished during the Suk and Kushan era. It is also known as Greco-Buddhist, Indo-Greek, or Greco-Roman, as the subject of the art was only Buddha. ठीक है, नेक्स्ट इज गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज द सिंथेसिस ऑफ, तो अगेन अभी हमने देखा इंडियन एंड ग्रीक आर्ट। Which of the following sculptures invariably used green schist as the medium, तो ग्रीन शिस्ट को एज अ मीडियम यूज़ किसने किया था, गांधारा स्टाइल में यूज़ किया गया था। विद रेफरेंस टू द इन्वेडर्स इन एंशियंट इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है। सो ग्रीक, शक एंड कुषाण। ठीक है, ग्रीक, शक एंड कुषाण। Concerning the invaders in ancient India, the correct chronological order is Greeks, that is 326 Alexander, then Shakas, Scythians 1st century BC, and Kushanas 1st century AD. ठीक है, so he was way back, फिर उसके बाद 1st century BC में ये आते हैं, and after that Kushanas 1st century AD में आते हैं। The first Persian ruler who captured some part of India was, so he was Darius I. Darius I, ठीक है, द फर्स्ट पर्शियन रूलर ही वॉज डेरियस I. The Persian ruler Darius I, 522 to 486 BC, was the first ruler who invaded some parts of India. According to Herodotus, Darius conquered the land surrounding the Indus River and to the desert of Rajputana and the parts of Punjab. Which among the following was the earliest dynasty? ठीक है, इनमें से अर्लीस्ट बताना है, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट और सातवाहना। इट वॉज सातवाहना। सातवाहना इज द मोस्ट एंशियंट डिनेस्टी अमंग द अबव मेंशन्ड। इट वॉज फाउंडेड एंड रूल्ड बाय सिमुक इन नियर अबाउट 200 BC. You have to arrange in chronological order. सातवाहनाज, वाकाटक एंड चालुक्य। ठीक है, तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है, तो अभी हमने देखा सातवाहनाज थी, उसके बाद वाकाटक थी, और उसके बाद चालुक्यास थी। सातवाहनाज वर अराउंड 1st century BC, देन वाकाटक वर 3rd century AD, एंड चालुक्यास वर वे आफ्टर, दैट इज 543 AD. Which Puran consists of the longest list of Andhra Satvahan kings? So it was मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण में सातवाहन किंग्स की लिस्ट दी हुई है। देर आर अराउंड 30 सातवाहन रूलर्स जो कि पुराण में मैंशनड है, जिसमें से 29 जो हैं वो सिर्फ मत्स्य पुराण में ही मैंशनड है। नेक्स्ट बोल रहे हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज एज रीजन। सो असर्शन क्या बोल रहे हैं, सातवाहना पीरियड संस्कृत अलॉन्ग विद प्राकृत एंड अदर फोक लैंग्वेजेस वर डेवलप्ड। तो सातवाहन पीरियड में संस्कृत और प्राकृत साथ ही साथ दूसरी फोक लैंग्वेजेस भी डेवलप हुई थी,
रीज़न ये है कि सातवाहन किंग्स ने प्रमोट किया था द यूज़ ऑफ संस्कृत एंड अदर फोक लैंग्वेजेस फॉर लिटरेरी राइटिंग, ठीक है। तो दोनों ही सही हैं और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। द कैपिटल ऑफ सातवाहन वॉज लोकेटेड एट अमरावती, ठीक है। एक्चुअल कैपिटल ऑफ सातवाहन जो थी वो हमने देखा था पैठान या प्रतिष्ठान था, ऑल्दो उनकी जो इनिशियल कैपिटल थी वो अमरावती मानी जाती है। पुराणों के हिसाब से जो फाउंडर हैं सातवाहन के, सिमुक इज बिलीव टू बी किंग सिमुक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज द कैपिटल ऑफ सातवाहनास, तो प्रतिष्ठान। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एक ब्राह्मण हैज़ बीन यूज्ड, तो एक ब्राह्मण यूज हुआ था गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए। नासिक इंस्क्रिप्शन में ऑफ गौतमी बालश्री जो कि उनकी माता जी थी, हर सन गौतमीपुत्र सातकर्णी इज कॉल्ड एक ब्राह्मण विच इज इंटरप्रेटेड बाय सम एज अनराइवल्ड ब्राह्मण, दस इंडिकेटिंग अ ब्राह्मण ओरिजिन, ठीक है। तो ये जो डायनेस्टी थी वो ब्राह्मण डायनेस्टी थी। Next, assertion reason. Kushan traded through Gulf of Persian and Red Sea. Reason is their well-organized naval force base was highly qualified. तो ये बोल रहे हैं कि ये सही है, कुशान जो था वो उनका ट्रेड चलता था गल्फ ऑफ पर्शियन और रेड सी से, लेकिन उनकी नेवल फोर्स बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड थी, ऐसा ये बोल रहे हैं कि ये गलत है। A lot of evidence regarding the ports and trading centers has been found from the excavation of Periplus of Erythraean Sea and Arica Medu, which proves that Kushana's trade was operated through Persian Bay and the Red Sea, but none of the evidences describe the naval forces of Kushan. Next is King Kharvel is related to again हाथी गुम्फा inscription, ठीक है। जूनागढ़ से कौन था? रुद्रदामन, या गिरनार से भी, वो कंफ्यूज करने के लिए दोनों डाल दिए हैं। Kharvel of Chedi dynasty was the king of Kalinga, present day in Odisha. Much of the available information about Kharvel comes from the undated and partially damaged Hathi Gumpha inscription, plus a few other minor inscriptions found in Udaygiri and Khandgiri caves. This is the only source of Kharvel inscription. It is believed to be Kharvel was believed to be a follower of Jainism. Which of the following inscription gives the information about two Ashwamedh यज्ञ performed by the king पुष्यमित्र शुंग? तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ लिखी हुई है? तो इसकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है अयोध्या इंस्क्रिप्शन में। जो शुंग थे, ही वॉज द कमांडर ऑफ लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ, तो बृहद्रथ जो थे वो लास्ट मौर्यन रूलर थे, उनके ये कमांडर थे। फिर पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की और अपने आप को गद्दी पे बिठाया, एंड देन ही फाउंडेड द शुंग डायनेस्टी इन 184 BC। अयोध्या इंस्क्रिप्शन में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि 2 अश्वमेध यज्ञ जो हैं वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाए गए थे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वॉज अ पेट्रन ऑफ जैनिज्म? तो इनमें से जैनिज्म के पेट्रन कौन थे? अशोका बुद्धिज्म के थे, ठीक है। हर्ष हिंदू थे, एक्चुअली आई एम नॉट श्योर कि बाद में उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया कि नहीं अपनाया, बट थानेश्वर वाले रीजन में ये रूल करते थे इन द प्रेजेंट डे हरियाणा। देन पुलकेशन सेकेंड और खारवेल, तो खारवेल जो थे वो जैनिज्म को बिलोंग करते थे, ठीक है। द किंग ऑफ कलिंगा खारवेल वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? तो किंग ऑफ कलिंगा खारवेल वॉज रिलेटेड टू चेदी डायनेस्टी, ठीक। Who among the following kings had heavily leaned towards Jainism? Again, Kharvel. The inscription of Hathi Gumpha is the source of information about which king? तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में किसके बारे में है? खारवेल के बारे में है। It is from the Hathi Gumpha inscription from Udaygiri near the Bhubaneswar in Odisha was inscribed by Kharvel. It is the main source of information about Kaling ruler Kharvel, ठीक है। Kaling's king Kharvel was associated with, तो देखिए इसमें 2 ऑप्शन दिए इन्होंने, ठीक है। कंफ्यूजन यहाँ से आ रहा है, महामेघवाहन डायनेस्टी और चेदी डायनेस्टी। तो ये बोल रहे हैं कि महामेघ डायनेस्टी, जिसको कभी कभी चेदी डायनेस्टी भी बोला है कुछ स्कॉलर्स ने, तो दोनों ही ऑप्शन फिर इस हिसाब से सही हो जाएंगे, ठीक। जनरली तो हम क्या पढ़ते हैं, चेदी डायनेस्टी से थे, लेकिन महामेघवाहन डायनेस्टी भी इसको बोला जाता था।
सो इसलिए आंसर वुड बी मोर देन वन या नन ऑफ द अबव, कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि दोनों ही सेम हैं. नेक्स्ट इज द रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिनेस्टी हैव बीन कॉल्ड श्री पार्वतीय इन पुराणास. तो श्री पार्वतीय पुराणा में किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं हम इक्ष्वाकु डायनेस्टी को. इक्ष्वाकु डायनेस्टी को शिव पार्वतीय बोला जाता है पुराण में. दे वर द लॉर्ड्स अंडर द पैट्रनेज ऑफ सातवाहन, बट आफ्टर देयर डिक्लाइन इक्ष्वाकु डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस. तो ये लॉर्ड्स हुआ करते थे उस टाइम के सातवाहना पीरियड में, लेकिन जैसे ही सातवाहन का धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हुआ, इन्होंने अपनी प्रभुता दिखानी शुरू कर दी. एंड श्री संतमुला वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डिनेस्टी. ठीक है. नाउ विच फील्ड वॉज मोस्टली कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईस्टर्न रोमन रूलर जस्टिनियन. तो ये लॉ जो फील्ड थी वो मोस्टली कंट्रीब्यूट किया था इसमें बाय जस्टिनियन. ठीक है. जस्टिनियन इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रोमन लॉ. द कॉर्पस ज्यूरिस सिविलिस इज स्टिल द बेसिस ऑफ सिविल लॉ इन मॉडर्न स्टेट्स. जस्टिनियन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट अमेंडमेंट ऑफ द रोमन लॉ. ठीक. तो इन्होंने कम्प्लीटली इसको अमेंड किया था या उसका डेवलपमेंट बेसिकली किया था. इनका नाम क्या था? जस्टिनियन. ओके. सो ये रिपीट नहीं हुआ है कभी क्वेश्चन. आरएस का क्वेश्चन आप देखेंगे कि आरएस के क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट रहते हैं. टफ बनाने की कोशिश में ये बहुत ही ज़्यादा इंटरनल फैक्ट्स लेके आ जाते हैं. सो नहीं आ रहा है तो अगेन आई विल से कि जो चीज़ नहीं आ रही है तो उसमें से कुछ क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल फॉर पोस्ट मॉडर्न पीरियड. द नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू डील विद इज गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता. लेट्स सी इसमें कितने क्वेश्चंस होंगे सो दैट वील गेट एन आइडिया अगेन. It also has many questions, I think. Okay. Oh, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है. It has around 144 questions. ठीक है. तो इसमें भी फिर हमें 2 वीडियोज़ ही लगेंगे. अगेन 70 के अराउंड हम एक सेट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. सो 2 पार्ट्स में आपको गुप्ता एम्पायर जो है वो कंप्लीट हम कर लेंगे. ठीक है. सो from the next video we'll start with Gupta Empire again. I'll come back to Gupta. Okay, this is there. तो तब तक आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए. मॉडर्न एम्पायर की कुछ सिमिलैरिटीज़ आपको अगेन गुप्ता में दिखेंगी, इसलिए कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो. जस्ट कीप रिवाइजिंग, कीप लिसनिंग और स्टडिंग बाय योरसेल्फ, वट एवर इज़ द वे टू स्टडी. बट आपको सिर्फ रिविजन पे ध्यान देना है, रिवाइज करते रहिए. विल गेट बैक विद अनदर वीडियो कंटेनिंग गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड क्वेश्चंस from the last exams. So till then, keep revising, keep studying.